राधे राधे। आज हम करेंगे BCSCT 133 केमिकल एनर्जेटिक्स इक्विलिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ठीक है, इसका हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली जून 2025 के अंदर आया हुआ है और इग्नू में ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब कि पासिंग मार्क्स तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ला सकते हैं आराम से, अगर 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करे तो। ठीक है, अभी से ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो से कर देना और स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती है। और कमेंट के अंदर बताना कि अब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लेके आए या सब्जेक्ट लेके आए। ठीक है, इसके ऊपर एंड कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर चाहिए वो भी बताना। ठीक है, तो टोटल मार्क्स और 50 मार्क्स का था और 2 घंटे का पूरा क्वेश्चन पेपर था ये। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज चेंज हुई है जो कि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं है और कुछ बच्चों को पता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो केमिस्ट्री का एग्जाम है उसके अंदर 2 आंसर शीट मिल रही है। ठीक है, एक तो पार्ट ए के लिए मिल रही है, एक पार्ट बी के लिए मिल रही है। जो पार्ट बी है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड करता है एंड जो पार्ट ए है उसके अंदर भी केमिस्ट्री आती है बट ऑर्गेनिक नहीं आती। ठीक है, तो फिर इसके अंदर बस यही है कि 2 आंसर शीट मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर्स बोथ टू दी 2 पार्ट्स टू सेपरेट आंसर शीट बुक्स, राइट योर एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड एंड पार्ट टाइटल क्लियरली ऑन दी ईच 2 आंसर शीट्स बुक्स। ठीक है, एंड इसके अंदर टाइम उतना ही मिलने वाला है, चाहे 2 शीट मिले चाहे 3 शीट मिले। पहले 1 शीट भी मिल रही थी उसके अंदर भी टाइम उतना ही था, अब 2 शीट मिल रही है उसके अंदर भी टाइम उतना ही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसके अंदर हमें कोई भी 5 पार्ट्स करने हैं पार्ट ए के अंदर। ठीक है, कोई भी 5 पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर ये दिया होगा कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दी, सॉरी क्वेश्चंस करने हैं कोई भी 5। ठीक है, इसके अंदर से। ठीक है, जो उनसे भी 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं वो करने हैं और टोटल 7 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो पहले के अंदर, पहले पार्ट के अंदर बस ये दे रखा है। तो पहला पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम। तो सबसे पहले बात तो हमें ये पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और क्या है, और हमें पता है कि जो आइडियल गैस है, हमसे आइडियल गैस पूछा गया, आइडियल गैस के अंदर क्या होता है, जो पीवी होता है वो इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए जो हमारा पीवी रेक्टेंगल हाइपरबोला है, ठीक है, वो होता है क्योंकि यहाँ पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर जो वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, और वो किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ भी रही है और प्रेशर कम भी हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर तो बस ऐसे ही शो कर रहा है, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है एंड इसके अंदर कांस्टेंट पे जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, तो फिर कौन सा करेक्ट है, हमारा थर्ड वाला करेक्ट है क्योंकि ये हाइपर बॉलिक कर्व है। ठीक है, हाइपरबॉलिक कर्व है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तो आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू में कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर इसीलिए जो हमारा पीवी रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम होता है। तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो फिर यही है हाइपरबॉलिक कर्व करेक्ट। बी पार्ट है, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जे पर के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 1 kg। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर 1 kg के अंदर। ठीक है, मतलब कि मास दिया हुआ है वाटर का, वाटर का मास कितना है, 1 kg है। और क्या क्या दिया हुआ है, 10 किलो जूल सप्लाई हो रहा है। ठीक है, हीट सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो फिर क्या हो गई, हीट हो गई, हीट दे रखी है। अब इसके किलो से जूल में करेंगे तो 1000 से इंटू में हो जाएगा नॉर्मली, तो फिर इसके अंदर 3 जीरोस और बढ़ जाएंगी तो 4 जीरोस हो जाएंगी। ठीक है, टोटल एम नीचे आते यहाँ पे कर रखा है। तो फिर यहाँ पे ना अच्छे से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर हमें ये गिवन था, सीपी गिवन था, कांस्टेंट प्रेशर गिवन था, हीट सप्लाई गिवन थी, मास ऑफ वाटर गिवन है एंड मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो H2O का होता है वो क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, और हमें वेट कितना दे रखा है, 1000 दिया हुआ है, तो फिर 1000 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। तो फिर जब इसे सॉल्व करेंगे बाय द कैलकुलेटर, ठीक है, तो 55.56 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है Q इक्वल टू में NCP डेल्टा टी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी ही निकालना है, टेम्परेचर निकालना है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डेल्टा टी निकालना है, तो फिर नॉर्मली Q NCP हो जाएगा। ठीक है, और Q कितना है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 क्या था हमारा, हीट सप्लाई था जूल में। ठीक है, एंड अभी हमने निकाला है अपना मोल्स, कितने निकाले, 55.56 एंड
हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया हुआ था 75, ठीक है। तो फिर इंटू में 75 कर लेंगे एंड इसको नॉर्मली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके तो नॉर्मली हमारा कितना आ जाएगा टेम्परेचर 2.4 केल्विन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर इतना आ जाएगा, तो फिर इंक्रीज कर रहा है 2.4 केल्विन से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट है जिसके अंदर स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जीरोथ लॉ बताना है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये रहा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जिसके अंदर इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस लॉ फॉर्म द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर सिंपल में कहे तो अगर सिस्टम ए और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी में आपस में ही इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और ये लॉ टेम्परेचर मेजर करने पे बेस है, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो सिस्टम मान लो, ए सिस्टम और बी सिस्टम, और जो सी सिस्टम है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। बस यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बचाते अपने बी पार्ट की ओर। तो ये रहा हमारा बी पार्ट जिसके अंदर है फॉर द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल की कंप्लीट कंजप्शन हमें दी हुई है यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। और आगे लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज द मेजर इन बम कैल्वियोमीटर इज 1365 kilojoule per mole at 27 degree Celsius. Assume at what would be the molar enthalpy of consumption and let us see H for the reaction, ठीक है। और हमें R दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है, ये बॉम कैल्वियोमीटर है, ठीक है, जो कि डेल्टा यू को मेजर करता है, ठीक है। ये हमारा डेल्टा यू को मेजर करता है जो कि हमें दी हुई है इसकी वैल्यू भी, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, बस ये रिएक्शन दिया हुआ है एंड बॉम कैल्वियोमीटर दिया हुआ है एंड टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा क्या है इसके अंदर, हमसे बस ये पूछा गया इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो फिर ये गिवन है, ठीक है, इसके अंदर रिएक्शन ये गिवन था। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एन जी, जिससे हम गैसियस प्रोडक्ट से गैसियस रिएक्टेंट माइनस कर देंगे। तो फिर गैसियस प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, तो फिर कितना हो गया 2 एंड गैसियस रिएक्टेंट कितने हो गए 3। तो फिर यहाँ पे 2 - 3 तो फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि हमें पता है कि जो डेल्टा एच है वो इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी होता है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आता है 300 डिग्री कैल्विन, ठीक है। तो फिर हमने इसको कैल्विन के अंदर कन्वर्ट किया है। तो फिर जब हमारा आर टी क्या है, हमें आर की वैल्यू दी गई थी, ठीक है, अभी जब हमने करा था, तो फिर उसके अंदर अब टी से और इंटू किया है, ठीक है। तो फिर सिंपली कैलकुलेशन करके हमने कैलकुलेटर का यूज करके हमने इतनी निकाली है आर टी की वैल्यू, ठीक है। एंड अब हमने इसको किलो जूल के अंदर कर दिया है एंड देन जो हमारा डेल्टा एच है उसको हमने फॉर्मूला में यूज किया, जो कि हमारा ये फॉर्मूला था, हमने पहले ये निकाला है डेल्टा आर टी निकाला था एंड हमें डेल्टा एन पता है कि -1 है, ठीक है। तो फिर हमको सब कुछ मिल चुका है अब, ठीक है। एंड डेल्टा यू भी हमें पता था, जो कि हमें दे रखा था, क्या दे रखा था हमें, डेल्टा यू क्या है बॉम कैल्वियोमीटर, ठीक है। तो फिर मैं ये दे रखा था इसकी वैल्यू ये, ठीक है। तो फिर हमने बस पुट आउट किया एंड पुट आउट करने के बाद सिंपली कैलकुलेशन प्लस माइनस करके हमारा ये आ गया माइनस में 1367.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो फिर एंथैल्पी ऑफ कंजप्शन कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है। तो फिर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बता दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमें बताना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता क्या है और गिव एनी वन क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर नेचुरली विदाउट कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल एनर्जी आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाए विदाउट कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई, उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, इसमें कोई भी एनर्जी ना लगे, ठीक है। और अपने आप ही हो जाए, जैसे कि रस्ट लग जाता है, मतलब कि जंग लग जाती है लोहे के ऊपर, वो अपने आप हो जाता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसको कोई करवाता नहीं है। तो फिर एग्जाम्पल भी यही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और इसका क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है, ये है, ठीक है, डेल्टा जी इज लेस देन 0, ठीक है। इट इज अ नेगेटिव गिव्स एनर्जी, तो फिर हमेशा नेगेटिव में होती है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो फिर यही है। तो बी पार्ट क्या है, डाइब्रोइन अंडरगोस द कंजप्शन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, उसके अंदर ये रिएक्शन दिया हुआ है, व्हाट डू यू वुड बी द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंजप्शन ऑफ डाइब्रोन, ठीक है। हमें क्या बताना है, एंथैल्पी ऑफ कंजप्शन ऑफ डाइब्रोन बताना है। तो फिर बस एंड गिवन क्या क्या है, ये गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या एंथैल्पी ऑफ कंजप्शन डाइब्रोन, तो फिर टारगेट रिएक्शन ये है, तो फिर हमें
रिएक्शन दिए हुए हैं, जो कि 4 रिएक्शन दिए हुए हैं अलग से। तो फिर पहले वाटर वेपर फॉर्मेशन क्या करते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे सबसे पहले। तो फिर वाटर वेपर फॉर्मेशन के लिए इसके अंदर यहाँ पे ये दिया हुआ डेल्टा एच, ठीक है, एंड ये भी डेल्टा एच दिया हुआ है, क्योंकि हमने वाटर वेपर करना है तो फिर वाटर वेपर ये हुआ है, ठीक है। तो फिर इन दोनों में से हम प्लस करेंगे दोनों को, तो फिर जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 242, ठीक है। और अगर 4,3H2O के लिए क्या होगा, 4,3H2O के लिए 3 से इंटू कर देंगे जो हमारा आया वाटर फॉर्मेशन का, तो फिर सिंपली कैलकुलेशन करके माइनस का 726 आ जाएगा, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो फिर रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या आ गया, माइनस का 36 आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, टोटल माइनस का 36, माइनस का 1273, माइनस का 726, एंड नॉर्मल कैलकुलेशन करके सबको प्लस हो जाएगा, देन माइनस में आ जाएगा, तो फिर हमारा नॉर्मली माइनस में 2035 किलो जूल पर मोल आ गया, ठीक है, माइनस में। तो फिर इधर नॉर्मली कैलकुलेशन है इसके, ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ड्राइव करना है द रिलेशन बिटवीन द के पी एंड द के सी ऑफ द फॉलोइंग विलियम रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है और हमें ड्राइव करना रिलेशन के पी और के सी का, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन है और केपी के सी का फॉर्मूला क्या होता है, केपी इक्वल टू में के सी आर टी डेल्टा एन, ठीक है। और जो हमारा डेल्टा एन है उसका क्या है, वो क्या है कि हमें गैसियस से प्रोडक्ट से हमें गैसियस माइनस करने हैं, ठीक है। तो फिर 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है एंड रिएक्टेंट में 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 आ गया नॉर्मली। फिर आगे क्या होगा, जो हमारा के पी है इक्वल टू में के सी हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा डेल्टा एन माइनस का 1 आ गया, मतलब कि आर टी डिवाइड में आ गया, एंड हमने ये रिलेशन बता दिया। ये तो रिलेशन है कि जो अगर हमारा ये -1 के अंदर हो डेल्टा एन, तो ये आर टी डिवाइड में आ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, जो हमारा के पी है वो इक्वल टू में के सी बाय आर टी हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन था वो बता दिया। तो ये नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर गिवन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ईच स्ट्रेस लिस्टेड, ठीक है। जिसके अंदर एक रिएक्शन दी हुई है और डेल्टा है, आरएच बता रखा है 171 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताना है, एडिशन ऑफ सीओ बताना है, इंक्रीज इन प्रेशर बताना है, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, किसका, एंडोथर्मिक का, ठीक है। एंडोथर्मिक का ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐड करिए सीओ, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर इक्विलिब्रियम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो गया, बस यही लिखना है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बाय लेफ्ट, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर बताना है, इंक्रीज इन प्रेशर के अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर के अंदर क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो गैस के मोलिक्यूल है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट में, उसके अंदर क्या होगा, नो कोई एक्सचेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम का, ठीक है, नो एक्सचेंज, ठीक है, नो एक्सचेंज, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी शिफ्ट की ऑफ इक्विलिब्रियम, नो एक्सचेंज होगा इसके अंदर, ठीक है, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। किसका नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का, आगे इक्विलिब्रियम लिख देना या तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई शिफ्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पे दो दो क्या है, दो हमारे जो हमारा सीओ ऐड करने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करने पर लेफ्ट शिफ्ट में गैस मॉलिक्यूल कम होता है तो वो भी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैटलिस्ट ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम का, ठीक है, बस यही था इसके अंदर। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm. The molar entropies of H2O in solid and H2O in liquid are, तो H2O सॉलिड की दे रखी है और H2O लिक्विड की दे रखी है, ठीक है, जूल पर मोल एंड पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द इंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन, ठीक है। तो फिर बताना है इंथैल्पी चेंज फॉर मेल्टिंग आइस, ठीक है, यही बताना है हमें, बता देंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे सॉलिड की दी हुई है और लिक्विड की दी हुई है हमें, ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है ऑल्सो। तो इंथैल्पी बता देंगे, तो इंथैल्पी जो डेल्टा एस है उसमें से हम माइनस कर देंगे सॉलिड से लिक्विड की तरफ, ठीक है। तो 60 माइनस में, नहीं लिक्विड है सॉलिड की तरफ माइनस कर दिए हम, ठीक है, 38.20। तो फिर हम नॉर्मली कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा, माइनस करके 21.8 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है।
और जो हमारा डेल्टा एच है वो इक्वल टू में टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 273 यहाँ पे केल्विन। एंड अभी हमने निकाला है डेल्टा एस, वो कितना है, वो है 21.8, ठीक है। तो इंटू करेंगे नॉर्मली, तो इंटू करने के बाद क्या आ जाएगा, 5.95 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है हमारा 5.95 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया बी पार्ट के अंदर, एक्सप्लेन इंथैल्पी ड्राइवन एंड एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इज द प्रोसेस इज एंट्रोपी ड्राइवन और एंथैल्पी ड्राइवन। तो फिर जस्टिफाई करना अपने आंसर को, ठीक है। तो ये हमारा इंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी ड्राइवन रिएक्शन, ठीक है। तो फिर इंथैल्पी ड्राइवन क्या है, इंथैल्पी ड्राइवन है रिएक्शन मेनली डेल्टा एच की वजह से होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कंजप्शन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है ना कि रिएक्शन प्रोसीड ड्यू टू द लार्ज नेगेटिव डेल्टा एच। एग्जांपल क्या, कंजप्शन रिएक्शन। एंट्रोपी ड्राइवन के अंदर क्या, एंट्रोपी ड्राइवन के अंदर है रिएक्शन डिसऑर्डर इंक्रीज होने की वजह से होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है। और जब हमारी मेल्टिंग ऑफ आइस है उसके अंदर क्या है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस हमारा एंट्रोपी ड्राइवन है, ठीक है। तो मेनली यही है, सो मेल्टिंग आइस इज एंट्रोपी ड्राइवन, बस यही बताना है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। उसके अंदर क्या है, स्टेट ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लो, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और लॉ लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लो का, इट स्टेट दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, के ए इज इक्वल टू में सी अल्फा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम करते हैं के ए इज इक्वल टू में सी अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करते हैं सेम। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ का क्या बोलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूट बढ़ने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन पे, ठीक है। बस यही बोलता है ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन बढ़ने पर इंक्रीज होगी। तो बी पार्ट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 100 cm क्यूब ऑफ 0.01 mole HCl and 300 cm क्यूब ऑफ 0.02 mole NaOH at 298 Kelvin, ठीक है। इसके अंदर पीएच कैलकुलेशन करनी है, तो फिर HCl के हमें मोल दिए हुए हैं, ठीक है, वो निकालने हैं। सबसे पहले तो पीएच कैलकुलेट करनी, तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जब हमारा HCl जो हमारे मोल्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 0.01 इंटू में 0.1 से इंटू कर देंगे जो में गिवन है। तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0.001, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, NaOH के मोल्स निकालेंगे, ठीक है। NaOH के जब मोल्स निकालेंगे 0.02 इंटू में 0.3 इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.006, ठीक है। जब हमारा एक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 0.006 माइनस में 0.001, इस दोनों को माइनस कर दिया एक्सेस में करने पे, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 0.005 नॉर्मली माइनस करके, ठीक है। और हमें वॉल्यूम क्या दे रखी थी, वॉल्यूम हमें दे रखी है यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, तो टोटल वॉल्यूम हो गई हमारी 0.4 लीटर। तो फिर हमारा OH है नेगेटिव, तो वो कितना हो गया 0.005 डिवाइडेड बाय 0.4, तो नॉर्मली कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 0.0125, ठीक है। एंड POH निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी OH का निकालते हैं, तो वो कितना है 1.90 एंड pH 14 माइनस 1.90, ठीक है। तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा टोटली माइनस करके 12.1, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉग की वैल्यू दे रखी थी, सिंपली लॉग की वैल्यू हमने पुट आउट करी है, ठीक है। और हमारा आंसर आ चुका है, एंड और अच्छे से चाहिए आंसर जो कि लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, वो ही है जो भी पूरा समझाया सेम। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, फॉर्मिंग एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH is a weak acid. Write the ionization equilibrium reaction for formic acid in water and also give the expression for the corresponding ionization constant, ठीक है।
तो सबसे पहले इसका रिएक्शन क्या होता है, तो इसका रिएक्शन होता है HCOOH प्लस H2O एस H3O पॉजिटिव प्लस में HCOO नेगेटिव। ठीक है, इसका ये रिएक्शन होता है पूरा। अब आयनाइजेशन हमसे कांस्टेंट पूछा गया है। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है क्योंकि रिएक्शन हमें बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन बोला गया था तो रिएक्शन बता दिया फॉर्मिक का। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट का क्या होता है, के ए, तो फिर क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव एंड HCCO बाय HCOOH। तो ये क्या है हमारा, यही हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, एंड ये हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है पूरा, ये हमारा पूरा आयनाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, बस यही पूछा गया था इसके अंदर। अब हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर क्या है, व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, हमें बताना है बफर की पीएच। ठीक है, जो कंटेन कर रहा है 0.17 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.34 मोल सोडियम एसिटेट। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन पी के एसिटेट एसिड है जो कि 4.74 है, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.30 एंड log 3 की वैल्यू गिवन है 0.48। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी है ये। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारी ये है कि पी एच इज इक्वल टू में के पी ए प्लस में लॉग जो कि हमारा सोल्ट का है बाय एसिड। ठीक है, बाय एसिड कर। अब क्या है, हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4.74। ठीक है, एंड हमें लॉग की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 0.3। तो फिर अभी लॉग की वैल्यू दी हुई है, अभी हमने तो सोल्ट का लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे मोल गिवन है। ठीक है, ये गिवन है ना, तो अभी हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने सोल्ट के कितने गिवन है, सोल्ट के हमारे हैं 0.34 एंड हमारे एसिड के गिवन है 0.17। ठीक है, तो इसको कट करके क्या आता है, इसको कट करके हमारा 2 आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4.74 प्लस में log 2। ठीक है, और log 2 की हमें वैल्यू गिवन है 0.30। ठीक है, तो 0.30 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करने के बाद नॉर्मली हमारा पीएच कितना आ जाएगा 5.4। ठीक है, तो यही है पूरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है, केपी हमें पहले से दिया हुआ है, बस हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, एंड बाकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा आ चुकी है पूरी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ठीक है, हमारा पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, एंड अगेन इसके अंदर भी 7 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके अंदर से हमें कोई भी 5 करने हैं। ठीक है, हम 2 छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट है, हाउ इज नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन फ्रॉम द बेंजीन, व्हाट आर द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन करना है इसे। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा है बेंजीन जो कि हमारे रिएक्शन प्लस में कॉन्सेंट्रेट HNO3 का लिखा हुआ है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया C6H6 प्लस में HNO3 इज दिस C6H5NO2 प्लस में H2O। ठीक है, तो फिर रोल क्या है, रोल हमारा ये है इसके अंदर H2SO4 का कि वो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, एंड तो फिर क्या हो गया NO+2। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है इसका, रिएक्शन का टाइप क्या है, इस रिएक्शन का टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी ऑब्टेन, जो कि ऑब्टेन कर रहा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और क्यों कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो नाइट्रो ग्रुप में मेटा डायरेक्टली होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर एम डाइनाइट्रोबेंजीन होता है, क्यों, तो एम नाइट्रोबेंजीन किस में है, इसमें है। ठीक है, तो फिर यही हमारा करेक्ट है, और ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा NO2 इलेक्ट्रॉन है वो विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे कि जो हमारा NO2 है इलेक्ट्रॉन
इज विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो फिर ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, इस वजह से करेक्ट है। और ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर एम डाई नाइट्रोबेंजीन बना रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, अब आप चलें नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट, राइट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एनालाइन एनाइन ऑफ क्लोरोबेंजीन, राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ ईच रिएक्शन। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टेप 1 है, तो करना क्या है हमें, एनालाइन से क्लोरो बेंजीन करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, डाई नाइट्राइजेशन। ठीक है, तो एलाइन प्लस में Na NO2 प्लस में HCl। HCl का क्या है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है यहाँ पे, बेंजीन डाई जोमियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप 2 के अंदर क्या है, स्टेप 2 के अंदर है साइनमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, CuCl। ठीक है, जो ही क्या करेगा, क्लोरो बेंजीन बना देगा। ये बना था हमें एलाइन एनाइन से क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे बना दिए। ये बनाना था ना, ये बनाना था। स्टेप 1 क्या था, डाइजोनिएशन लिया था। ठीक है, उसके अंदर एनाइन और NaNO2 प्लस किया था। ठीक है, और HCl भी प्लस किया था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में था। ठीक है, तो फिर क्या बना, बेंजीन डाइसोमियम क्लोराइड। तो डाइसोमियम क्लोराइड बन गया। तो फिर उसके अंदर जब हमारा सैंडविच रिएक्शन किया स्टेप 2 में, तो फिर उसके अंदर क्या हुआ, CuCl से क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2 does CH3CH2Cl undergo on treatment with a stronger base and write its reaction। ठीक है, तो फिर स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, ठीक है, तो फिर रिएक्शन लिखने से पहले तो जो सबसे पहले, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा है। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग हमें रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन क्या होगा, E2 रिएक्शन। ठीक है, तो CH3CH2Cl प्लस में KOH जो कि अल्कोहल के अंदर है, तो फिर क्या बनेगा, CH2CH2। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन CH2 इज डबल बॉन्ड ऑफ CH2। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर कंप्लीट करने रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट करने बस। तो फिर यहाँ पे जब हम कंप्लीट करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO प्लस में कॉन्सेंट्रेटेड NOH विद द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा, उसमें बनेगा क्रोटो नेल एलाइड एलाइड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, क्रोटो ऑन एल्डिहाइड। ठीक है, एंड यहाँ पे CH3 प्लस में I2 प्लस में NaOH, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा आइडोफोम। ठीक है, आइडोफोम। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा एल्काइन। ठीक है, तो फिर पूरा कंप्लीट कर दिए रिएक्शन। तो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन का ये पार्ट है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपलेस्ट ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल एंड राइट इट्स IUPAC एंड कॉमन नेम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसियोल। ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है,
एंड इसका कॉमन नेम भी सेम है, ग्लाइकोल। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम भी सेम है एंड इसका स्ट्रक्चर भी यही है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट है हमारा, हाउ इज फिनॉल ऑब्टेन बाय दी ह्यूमन फिनॉल प्रोसेस एंड राइट स्टेप वाइज द reagent used in products formed। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, स्टेप 1 क्या है, बेंजीन प्लस प्रोपेन। ठीक है, बेंजीन और प्रोपेन, प्रोपीन, तो क्या बनेगा वो, ये बनेगा क्रोमीन। ठीक है, एंड देन स्टेप, ये हमारा स्टेप 1 था, एंड स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 2 है हमारा क्यूमिन प्लस में O2, तो क्या बना हमारा क्यूमिन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, और स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है हमारा जिसके अंदर हमारा एसिड किल्वेच से क्या बना, फिनॉल और एसीटोन। ठीक है, बना दिया। अब हम आ जाते हैं अपने 12 क्वेश्चन पे, उसमें क्या स्टेट हक्कर रूल। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक एंड वाई। ठीक है, एरोमेटिक क्यों है ये बताना है। तो पहले हक्कर रूल क्या होता है, हक्कर रूल एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2। ठीक है, तो इसके अंदर कंटेन होता है, एरोमेटिक कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, बेंजीन से एरोमेटिक और साइक्लोपेंटेडियनाइन से एरोमेटिक। ठीक है, और साइटेस रूल बता देते हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन में मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है, 2 मिथाइल 2 बुटेन। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं जो कि हमारा बनता है। ठीक है, इसके अंदर बता दिया। ठीक है, स्टेफिस, और इसका प्रोडक्ट भी बता दिया जो कि बताया अभी। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मिथाइल 2 बुटेन, और इसके अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन मेजर प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन क्या है, इसका ए पार्ट है 13 क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या है, 2,4 डी नाइट्रोफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, सबसे पहले रीजन है कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और जो हमारा फिनो ऑक्साइड आयरन स्टेबलिश होता है। ठीक है, और रेजोनेंस स्टेबलिज्म बढ़ जाता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, CH3 and CHO अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन बट नो HCHO। ठीक है, तो फिर इसके अंदर क्या है, CH3 CHO में अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसीलिए एल्डोल रिएक्शन होता है। तो फिर जो HCHO है में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए एल्डोल रिएक्शन में नहीं होता। ठीक है, तो फिर बस यही था। तो फिर आप एक्सप्लेन करना अच्छे से दे देंगे, एंड बाकी अभी समझा रहे हैं बस। तो जो हमारा 14 क्वेश्चन का ए पार्ट है उसके अंदर क्या, एक्सप्लेन वाई पी क्रोडेट्रॉन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एम toluidine and p toluene on reaction of soda made, what is the name of the intermediate in this reaction। तो फिर यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन में बेंजीन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इसीलिए मिक्सचर मिलता है। तो फिर जो एम टोलाइडिन है और जो पी टोलाइडिन है उसमें इंटरमीडिएट नेम किसका है, बेंजाइन। ठीक है, किसका नेम है, बेंजाइन का। ठीक है, एंड बी पार्ट में क्या है, हाउ डिस कन्वर्ट CH3 MgCl टू द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिर ये किसका है, फर्स्ट इथेन का है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर एक इसमें होगा हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो गया तो C2H6 के अंदर हो जाएगा, एंड इसके अंदर क्या होगा, CH3COOH के अंदर क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रोलिसिस होगा, तो फिर इसके अंदर क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, और ये हमारा एसीटेट है, एसीटेट एसिड है। ठीक है, एंड ये हमारा इथेन का था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेम थिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, वैसे पूरा भी दिखा देते हैं कैसे शो किया है। तो यहाँ पे पूरे के आंसर है जो कि हमारा 12 से है, हक्कर रूल से। ठीक है, बस यही है। इसके अंदर एसीटेट के अंदर ऐसे लिखना है, देन हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारा ये बनेगा CH3COH। ठीक है, तो बस यही था। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगला सब्जेक्ट कौन सा लेके आए वो बताना। ठीक है, एंड कौन से ईयर का चाहिए वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।